आप सभी का फिर से एक बार वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी वाले सेशन में 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया के क्या पेनिनसुलर इंडिया को डिस्कस किया, प्रायद्वीपीय भारत को, जिसमें इंडिया के प्लेटूज और कोस्टल रीजन्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इंडिया में नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। और इंडिया में नीचे की ओर जब हम चलेंगे तो हम क्या बात करते हैं, इंडिया में कुछ साउथ में भी क्या है, कुछ छोटे छोटे क्या हैं, कुछ माउंटेन रीजन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन दक्षिण भारत के उन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों को हम लोग देख लेते हैं। माउंटेन रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, इनको और हम लोग देख देते हैं कौन कौन से माउंटेन रीजन दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक, तो जरा फिर से दक्षिण भारत को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और अब हमारा केवल इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इतने इंडिया को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसको हम लोग केरला स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये केरला राज्य आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इस केरला को ड्रॉ कर लेता हूँ। और केरला के साथ साथ ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु के ऊपर आप चलोगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य हो गया? ये हो गया आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही ये कौन सा राज्य होगा? हमारा ओडिशा। ठीक है, और इधर क्या हो गया? ये आपका, ये बाकी जो बचा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कर्नाटका। ये क्या है हमारा? यहाँ पर कर्नाटका बच जाता है। फिर से ये कर्नाटका हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? आंध्र, ये केरला हो गया। और ये वाला स्टेट की अगर बात करें तो इस स्टेट को तमिलनाडु बोल देंगे। ये क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और ये क्या हो गया? ओडिशा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कुछ माउंटेन्स रीजन्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से माउंटेन रीजन्स हैं, जरा उनको हम लोग जान लेते हैं, जरा उनको हम लोग क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक माउंटेन रीजन, एक ठीक है, एक छोटी पहाड़ी क्षेत्र, एक हिली रीजन इस क्षेत्र में मिलेगा। मैं इसको ड्रॉ कर दिया हूं। एक यहां पे हो गया और एक क्षेत्र आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं। एक रीजन, एक पहाड़ी यहां हो गई। 3 पहाड़ियां कहां पर हो गई? है तमिलनाडु में हो गई। ठीक है, 3 पहाड़ियां हो गई तमिलनाडु में। ऊपर चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। 2 पहाड़ियां यहां हो गई और एक रेंज हो गई यहां पर। तो जरा इनका सबका नामकरण हम लोग कर लें। देखिए, जो सबसे पहली वाली पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी बात कर लेते हैं। इस वाली पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। क्या बोलेंगे इसको? नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये नीलगिरी हिल कहां पर दिखाई दे रही है आपको? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका विस्तार आपको देखिए कर्नाटका में भी फैली हुई है, केरला में भी फैली हुई है, और कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तो 3 राज्यों में क्या मिलता है? इसका विस्तार आपको मिलेगा। और दूसरी बात, जो नीलगिरी है, अगर बात करें साहब इस नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, देखिए डोडा बेटा इस नीलगिरी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक हो गई किसकी भाई? नीलगिरी की। तो इसको भी जरा याद रखें आप लोग, हाईएस्ट पीक किसकी? नीलगिरी की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूसरी पहाड़ी की, अगर हम लोग बात करें तो इस वाली रेंज को हम बोलेंगे, ये पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है भाई? अन्नामलाई, है ना। देखिए, जो अन्नामलाई पहाड़ी है, और इस अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार कहां पर है? केरला और तमिलनाडु, 2 राज्यों की बाउंड्री पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इस अन्नामलाई पहाड़ी की अगर आपसे बात करें तो ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि यहाँ की हाईएस्ट पीक को अगर माना जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, देखिए ये है अनाईमुदी। अनाईमुदी यहाँ की हाईएस्ट पीक, और इस अनाईमुदी की जो हाइट है 2695 मीटर। मैंने जानबूझ के इसको ऐड कर रहा हूँ। देखिए, जो अनाईमुदी है, इसके बारे में अगर बात करूं तो ये दक्षिण भारत अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ हमारे साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के साथ साथ क्या वेस्टर्न घाट की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। तो इस पीक को एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो ये क्या हो गई ये हो गई हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, है ना। और किसकी है? अन्नामलाई।
अन्नामलाई हिल एंड किसकी हो गई, और दूसरी है वेस्टर्न घाट। तो ये पीक हो गई अन्नामलाई, अनाईमुदी दक्षिण भारत की भी हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, के साथ साथ क्या है पश्चिमी घाट की भी क्या है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगर इस वाली पीक की हम लोग किसकी बात कर लेते हैं भाई, इस वाले क्षेत्र की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डामम पहाड़ी। देखिए जो कार्डामम पहाड़ी है, ये पहाड़ी, कार्डामम का मतलब ये होता है इलायची, क्या होता है इसका मतलब इलायची, इसलिए इस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। और इस पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर मसालों का उत्पादन होता है। इस पहाड़ी का ज़्यादा विस्तार कहाँ पे मिलेगा, वो केरला में मिलेगा, लेकिन इस पहाड़ी का जो कुछ हिस्सा है वो हिस्सा कहाँ पर है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पर फैली हुई है, केरला में। इस वाली हिल का नाम बात कर लें तो इसको कहा जाता है पालनी पहाड़ी, ठीक है, पालनी पहाड़ी। इस वाली पहाड़ी का नाम है सेवरॉय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद है, इसका नाम है जावादी पहाड़ी। पालनी, सेवरॉय, जावादी तीनों ही कहाँ मिलेंगी आपको, तमिलनाडु में दिखाई देंगी। इसके ऊपर अगर आप चलते हो तो इस वाली पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी को बोलते हैं पालकोंडा पहाड़ी, ठीक है। इसका नाम क्या है, पालकोंडा, पालकोंडा हिल। इस वाली को बोलेंगे नल्लामलाई पहाड़ी। और जो बाकी बच गया, इसी पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं, इसका जिस जगह का नाम है ये ओडिशा में है, मुलनगिरी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, इनको ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर क्या करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अभी आप बता सकते हो पालनी पहाड़ी किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। सेवरॉय कहाँ पे हो गई, तमिलनाडु में हो गई। जावादी कहाँ हो गई, तमिलनाडु में हो गई। पालकोंडा, नल्लामलाई कहाँ पे हो गई भाई, ये आंध्रा, ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई। और ये तीनों कहाँ पे हो गई, तमिलनाडु में हो गई, ठीक है। और ये भी हम लोग बात देखिए, जो नीलगिरी है, नीलगिरी के बारे में एक बातें और ऐड कर दूं। नीलगिरी वो क्षेत्र है जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कि ईस्टर्न घाट प्लस वेस्टर्न घाट का क्या है, ये मिलन बिंदु या मीटिंग पॉइंट। कौन, तो नीलगिरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का क्या होता है, मिलन बिंदु है। यहां पर दोनों आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात करनी थी किसके, दक्षिण भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ। तो देखिए, ये हम लोगों ने बात कर लिया, इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हिमालय को हम लोग पढ़ लिया पूरा, माउंटेन्स को हम लोगों ने देख लिया नॉर्थ इंडिया में। माउंटेन्स के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लेन्स को देख लिया, और क्या कर लिया, प्लेटूस को देख लिया। प्लेटूस के साथ साथ क्या है, दक्षिण भारत के क्या है, हम क्या है, कोस्टल प्लेन्स को देख लिया। भारत के क्या तटीय मैदानों को हम लोग देख चुके हैं। और तटीय मैदानों के बाद हम लोग किसको देख लिए, साउथ इंडिया में पाई जाने वाली माउंटेन रीजन्स को हम लोग देख लिए। तो ये था हमारा इंडिया का क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो हम लोग आगे की बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं भारत में नदियों अपवाह तंत्र, यानी कि भारत के क्या है, ड्रेनेज पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया में रिवर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
चलें, ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न होगा, जो अपवाह तंत्र होगा, यानी कि वो रीजन जहां से ऊपर एक नदी क्या करती है, पूरे एरिया को कवर करती है, फ्लो करती है, उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष अगर वो कट कर गिर जाए तो उसकी जो जितनी ब्रांचेज होंगी, जितने एरिया को वो कवर करेगा, वो क्या है, उसका अपवाह तंत्र है। क्या है, उसका ड्रेनेज पैटर्न है। तो इस ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे। एक तरफ मैं बात करूंगा आपसे हिमालयन रिवर्स। किसकी बात करेंगे, हिमालयन रिवर्स, यानी कि वो नदियां जो कहां से निकलती होंगी भाई, हिमालय से निकलती होंगी। दूसरी तरफ हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स। किसकी बात करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और जो बाकी बचा वो कहां पे आएंगी, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप में आएंगी। तो देखिए जरा हिमालय से निकलने वाली नदियों की अगर आपसे बात की जाए तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, ये नदियों की अगर हम एक क्वालिटी की बात करें तो ये नदी क्या होती हैं, एवरग्रीन होती हैं। कैसे होती हैं, सदाबहार होती हैं। और इन नदियों की विशेषता क्या होती है, ये जो नदियां होती हैं कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं, मौसमी होती हैं। रीजन क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो पानी का सोर्स होगा, जो वाटर का सोर्स ऑफ वाटर होता है, वो क्या होता है, ग्लेशियर। और ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं। और क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है, इनमें लगातार पानी की मात्रा बनी रहती है। लेकिन इन नदियों में पानी का सोर्स क्या होता है, ये वर्षा पे डिपेंड करती है, मानसून पे निर्भर करती हैं। मानसून अच्छा है तो इनमें क्या होगा, पानी की मात्रा बनी रहेगी। जब मानसून आएगा तो पानी की मात्रा क्या रहेगी, बनी रहेगी। बाकी मानसून के क्या है, ऑफ सीजन में होती है, इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए इनकी क्या है, ये कैसी है साहब, क्या है ये, इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, मौसमी होती हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में दूसरी भी अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो ये नदियां जो हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों से क्या है, ज़्यादा पुरानी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो किसका पार्ट है भाई, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना। किसका पार्ट है, वो गोंडवाना का पार्ट है। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये नदियां क्या हैं, ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, है ना। तो ये क्या है, मोर ओल्डर देन, या सॉरी मोर मच ओल्डर देन किससे, हिमालयन रिवर्स। यानी कि ये नदियां क्या हैं, हिमालय नदियों से क्या हैं, ज़्यादा पुरानी है। कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखो हिमालयन रिवर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें कौन कौन नदियां आ सकती हैं। जैसे अगर हम लोग समझना चाहें, देखिए आप सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु नदी का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी कहाँ आएगी, इसी क्षेत्र में। सिंधु के साथ साथ यहाँ पर किसको डिस्कस कर सकते हैं भाई, हम लोग गंगा को डिस्कस कर सकते हैं। और गंगा के साथ साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं किसको, ब्रह्मपुत्रा को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये नदियां कहाँ पे आती है, हिमालय। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात करूं तो अभी मैं आपको बताया हूं जो प्रायद्वीपीय भारत है, यही वाला जो इंडिया है, यही क्या है, हमारा प्रायद्वीप है। अब इस प्रायद्वीप की भी अगर बात की जाए तो आपको पता होगा इस प्रायद्वीप के इस ईस्ट साइड में क्या है, बीवी यानी कि बे ऑफ बंगाल आपको मिलेगी। और यहां पर इस तरफ क्या मिलेगा आपको, अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर। तो इस प्रायद्वीप में कुछ नदियां इधर क्या है, पूरब की ओर फ्लो करती होंगी। और जितनी भी नदियां ईस्टर्न साइड में फ्लो करेंगी वो सब कहाँ पर जाकर गिरती होंगी, बंगाल की खाड़ी में उनका एंड होता होगा। और जो नदियां, कुछ नदियां कहाँ को, इस तरफ को फ्लो करती होंगी, कहाँ को, वेस्टर्न साइड को। और वेस्टर्न साइड को फ्लो करने वाली जो रिवर्स होंगी वो सब कहाँ पे जाके गिरती होंगी, अरेबियन सी में, है ना। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी क्या करते हैं हम लोग, दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि वो नदियां जो कहाँ गिरती होंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती होंगी। यानी कि अगर बात की जाए रिवर्स फॉलिंग इन वे ऑफ, कहां पर, बंगाल। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या इधर बात करें तो रिवर्स फॉलिंग इन
अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या अगर मैं दूसरे शब्दों बात करना चाहूं, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली का मतलब क्या है, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, रिवर्स फ्लोइंग, ठीक है, ईस्ट साइड फ्लोइंग रिवर्स की हम लोग बात करते हैं, या ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और रिवर्स क्या है, यानी कि वो नदियां जो बंगाली खाड़ी में इस अरब सागर में आके गिरती होंगी, ये नदियां सब कहां जाती होंगी, इसी अरेबियन सी में जाकर क्या होती होंगी, एंड होती होंगी। यानी कि ये क्या होंगी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है, कहां की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो इन नदियों की मैं अगर बात करें, देखिए जैसे रिवर्स फॉलिंग इन बे ऑफ बंगाल, तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों में कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या क्या पढ़ना हो सकता है भाई। एक नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कृष्णा, के साथ साथ आप लोगों ने कावेरी का नाम सुना होगा, कृष्णा, कावेरी के बाद गोदावरी फेमस नदी है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी भी इसी में आ सकता है, महानदी, आप स्वर्ण रेखा को रख सकते हो, एक्सेट्रा। सबको हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। और रिवर्स फॉलिंग इन किस में, अरेबियन सी में, तो देखो नर्मदा को रख सकते हो, फेमस रिवर है नर्मदा, और तापी, यहां पर गिरने वाली क्या है, फेमस नदियां हैं, एक्सेट्रा। बाकी नदियों के जो बाकी छोटी छोटी नदियां हैं, मांडवी, जुआरी, इस तरह की नदियां हैं, उन सबको हम लोग क्या देखेंगे, इस रीजन में देखेंगे। तो पहले हम लोग किसको शुरुआत करेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियों की हम लोग शुरुआत करने वाले। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चले, तो सबसे पहले हम लोग नदी को ले लेते हैं, सिंधु को हम लोग बात करते हैं, और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज का सिंधु रिवर सिस्टम, है ना। सिंधु नदी तंत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो सिंधु में तो पूरा रिवर सिस्टम है, सिंधु कई सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी है। सिंधु क्या है, केवल एक नदी नहीं है। सिंधु में आपने सतलुज का नाम सुना होगा, आपने और झेलम का नाम सुना होगा, चिराब का नाम सुना होगा, रावी का नाम सुना होगा, ब्यास का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, सिंधु क्या है, ट्रिब्यूटरी से सिंधु की क्या है, इन्हीं को सहायक नदी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंधु नदी की बात हम लोग कर लें, तो देखिए सिंधु नदी के बारे में कुछ पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी फैक्चुअल बातें हम लोग कर लेते हैं सिंधु नदी को लेकर के, ठीक। तो सिंधु नदी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन देखिए सिंधु के बारे में कुछ फैक्चुअल अगर हो जाए तो सिंधु की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब इस सिंधु की टोटल लंबाई में से भी अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 1100 किलोमीटर लंबाई, कैसी लगभग 1114 किलोमीटर जो लंबाई है सिंधु की, ये कहां फ्लो करती है, ठीक है, इंडिया के साथ साथ इंडिया और विद पीओके भी अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो वहां पे फ्लो करती है। और केवल इंडिया की बात करें तो लगभग 709 किलोमीटर, यानी कि अगर इसमें से भी मैं बात कर लूं तो देखिए 1114 किलोमीटर ये कहां पे फ्लो करता है, ये फ्लो करता है इंडिया विद पीओके अगर ऐड करना चाहें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और लगभग 709 किलोमीटर, ठीक है, 709 किलोमीटर ये होता है। ये रीजन केवल कहां मिलेगा, ओनली इंडिया, यानी कि केवल इंडिया के कंट्रोल, यानी कि इंडिया वाला कश्मीर, ओनली इंडिया। और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, सिंधु के बारे में, तो सिंधु की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, केवल इनका नाम हम लोग जानेंगे, अदर ट्रिब्यूटरीज। एक तो कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो अन्य ट्रिब्यूटरीज में अगर हम लोग बात करें
तो एक ट्रिब्यूटरी है इसकी छोटी सियोक, काबुल, सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमल और सुरू। इनका केवल नाम जानना है। देखिए अभी पिछले काफी समय है जब से चाइना से विवाद हमारा चल रहा है, ठीक है, तो एक जगह आप बार बार सुन रहे हो गलवान वैली, आप लोगों ने बार बार न्यूज में सुना होगा। तो गलवान भी क्या है, एक छोटी रिवर है। देखिए गलवान क्या है, इसी सियोक नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो गलवान की इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, गलवान रिवर, जो आजकल काफी न्यूज में थी पिछले दिनों। गलवान रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, इसकी, किसकी, सियोक नदी की। तो सियोक की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, सहायक नदी है गलवान। देखो आपके मन में प्रश्न था सहायक नदी होती क्या है, जरा समझे। देखिए मान लीजिए ये कोई नदी है, मेन नदी है, ये सिंधु नदी है। अब सिंधु में आकर के बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आकर के मिल जाएंगी। ये जितनी भी नदियां आकर के मिली ये सब क्या है, सिंधु की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। और मान लीजिए ये कोई नदी ए है जो सिंधु की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। कोई छोटी नदी इसमें आके मिल जाए तो ये क्या होगी, ये किसकी, ये मान लीजिए जो ये है बी नदी, तो जो वी रिवर होगी किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, ए की ट्रिब्यूटरी। ए की क्या कहलाएगी, सहायक नदी। जैसे यमुना गंगा की एक सहायक नदी है, एक बड़ी सहायक नदी है। जैसे सिंधु की सहायक नदी कौन सी है भाई, चिनाब एक बड़ी सहायक नदी है, झेलम एक बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्पष्ट बात कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ फैक्चुअल बातें हो गई। अब जरा सिंधु के बारे में समझते हैं, सिंधु का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है। देखिए सबसे पहली हम लोगों का हेडिंग ही है सिंधु रिवर सिस्टम, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सिंधु रिवर सिस्टम में सबसे पहले सिंधु की हम लोग बात करते हैं। देखिए जो सिंधु नदी का ओरिजिन है, मैं इस तरफ सिंधु को ड्रॉ भी कर लेता हूं, छोटा छोटा हम लोग ड्रॉ करते हुए भी चलेंगे और पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो मान लीजिए भाई एक छोटी नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु। ये कौन सी नदी मैंने बना दी, ये मान लीजिए सिंधु रिवर है। कौन सी रिवर है, सिंधु। और देखो जो सिंधु रिवर है ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलेगी। तो इस सिंधु का जो ओरिजिन होगा वो कहां से होगा, तिब्बत से होगा। और तिब्बत में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो तिब्बत में एक ग्लेशियर मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, और इस जगह का नाम है जहां से ये निकली वोकारचू ग्लेशियर, ठीक है। तो तिब्बत के इस वोकारचू ग्लेशियर से क्या हुआ, सिंधु का ओरिजिन होता है, ठीक। तो सिंधु नदी कहां से निकली है, तिब्बत के वोकारचू ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है, मैंने भी निकाल दिया। और इसकी अगर बात करें तो फिर इंडिया को पास करते हुए ये कहां पे आके एंड होती है, ये आती है अरेबियन सी में। कहां आके गिर जाती है, अरब सागर में आके क्या होती है, ये गिर जाती है। कौन नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का ओरिजिन अभी हमको मिल गया, वोकारचू ग्लेशियर, तिब्बत, और कहां कर एंड होती है, अरब सागर में। अब सिंधु के बाद सिंधु की कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, जरा उन ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, तो सिंधु की सबसे प्रमुख जो ट्रिब्यूटरी है सहायक नदियां। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी की अगर हम लोग बात करें भाई, किसकी बात करते हैं, चिनाब की बात करते हैं। देखिए चिनाब नदी का जो ओरिजिन है, दरअसल चिनाब नदी दो छोटी नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। जब एक नदी है, इसका नाम है चंद्रा, चंद्रा और भागा नाम की दो छोटी नदियां आपस में मिल जाती हैं, तो मिलने से ये क्या बन जाती है, चिनाब बन जाती है। और चिनाब नदी की बात करें तो इन चंद्रा और भागा की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इस चंद्रा और भागा, इन दोनों ही नदियों का जो ओरिजिन होता है ये कहां से होता है, ये ओरिजिन होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक पास मिलेगा, बारालाचा पास, एक दर्रा है,
बारालाचा पास से क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो देखे जरा, एक छोटी नदी मान लीजिए मैंने निकाल दी, ये चंद्रा है और ये भागा है, और दोनों आपस में मिल गई, और मिलने के बाद ये किस में आके मिल जाती है, सिंधु में आकर के मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी हो गई भाई आपकी, ये नदी है चिनाब। कौन सी नदी है, ये चिनाब नदी है, ठीक है, मैं सी लिख दे रहा हूं इसको, चिनाब। ये चंद्रा और ये भागा कहाँ से मिली, निकली, और मिलने के बाद दोनों एक हो गई, और एक होने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, चिनाब। क्या नाम पड़ा, चिनाब। और देखो ये दोनों नदियां किस में आके मिल गई, सिंधु नदी में आकर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी। सिंधु नदी में ये दोनों मिली, और इनका जहां पे मिलन हो रहा है, ठीक है, जहां पे इनका मिलन हुआ, इस मिलन वाली जगह का नाम है मिठनकोट। कहां पे मिली आकर के भाई, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ये प्लेस है आपका मिठानकोट, या इसको इंग्लिश में मिठानकोट, या हिंदी में इसको मीठनकोट कहा जाता है। तो ये आके के मिल गई कहां पर के, मीठनकोट नाम की जगह पे आके क्या होंगी, मिल जाएंगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको रफ करके। ये देखिए, ये मीठनकोट नाम की जगह ये आती है पाकिस्तान में। कहाँ आएगी, पाकिस्तान में आती है। ठीक, इतनी बातें हो गई होंगी चिनाब के बारे में। देखो, इस चिनाब नदी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस नदी पर कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो इस नदी पर चलने वाली परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो इस नदी पर मिलेगी आपको, ठीक है, 3 परियोजनाएं प्रमुख हैं। एक है बगलीहार, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। तीनों परियोजनाएं आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। तो 3 प्रोजेक्ट इस नदी पर चलाए गए, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट हो गए, 3। हालांकि एक और परियोजना बड़ी काफी न्यूज में थी, ठीक है, इस पे अभी क्या चल रही है, रनिंग प्रोसेस में, अभी पूरा नहीं हो पाई है। इसका नाम है कीरू प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ये परियोजना। अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्या रनिंग में है अभी प्रोसेस, ठीक है। अगली नदी की हम लोग बात करें, अगली सिंधु की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, उसको हम लोग बोलेंगे झेलम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, झेलम। यहाँ की प्रमुख इसकी ट्रिब्यूटरी है। चलो झेलम का ओरिजिन देख लेते हैं। देखिए, झेलम नदी की अगर बात की जाए तो झेलम का जो ओरिजिन होता है, इसका उद्गम होगा कहाँ से, इसका उद्गम जम्मू कश्मीर से ही होता है। और जम्मू कश्मीर में एक जगह है, ठीक है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट। और वेरीनाग जिले में एक लेक है शेषनाग लेक। कौन सी लेक है, शेषनाग लेक। तो ओरिजिन इसका कहां से हुआ भाई, वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट, और लेक हो गई शेषनाग लेक से होता है इसका झेलम नदी का ओरिजिन। चलो हम भी ओरिजिन कर लेते हैं। देखो, इसको मैं इस वाले मार्कर से शो कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है कौन, झेलम नदी, और किस में आके मिल जाती है भाई, ये हो गई हमारी झेलम नदी। ये किस में आके मिलती है, चिनाब में। यानी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की सहायक नदी है। देखिए, झेलम नदी की अगर बात की जाए तो कुछ परियोजनाएं इस झेलम नदी पर चल रही हैं। तो इस नदी पर चलने वाले प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर आपको मिलेंगी। झेलम पर जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाएं आपको दिखाई देंगी। एक को हम लोग बोलते हैं उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। इस नदी पर एक डैम पाकिस्तान ने भी बनाया है, इसका नाम है मंगला डैम। फेमस एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये कौन सा है, पाकिस्तान का मंगला डैम। किस नदी पर मिलेगा भैया आपको, झेलम नदी पर दिखाई देगा, ठीक है। और देखो, झेलम नदी के बारे में बात करें तो झेलम नदी ये अपनी एस्चुरी मुहाना बनाती है। कौन सी लेक बड़ी फेमस लेक है जम्मू कश्मीर की, उस लेक को हम बोलते हैं, अरे बड़ी फेमस लेक है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो झील है, जिसको जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो डल लेक है, एक दूसरी अभी याद आएगा मैं लिखूंगा, ठीक है। देखिए, श्रीनगर जो सिटी है वो इसी नदी के किनारे मिलेगा। किसके किनारे मिलेगा, इसी किनारे क्या मिलेगा आपको, श्रीनगर मिलेगा। और ये जो है जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी लेक है, उसका नाम फिर मैं भूल रहा हूँ,
चले जो भी है अभी याद आएगा हम लिखेंगे इसको, ठीक है। झेलम नदी की बात कर ली, तो अब इसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। अगली ट्रिब्यूटरी हम लोग ले लेते हैं कौन सी, रावी, ठीक है। अगली ट्रिब्यूटरी है रावी। हाँ याद आ गया मेरे, देखिए ये लेक है बूलर लेक। कौन सी लेक, तो ये नदी बूलर लेक में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन नदी बूलर लेक में अपनी एस्चुरी बनाती है, जाके उसमें गिर जाती है, गिरने के बाद फिर आगे निकलती है, किस में आकर मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो भी इस झेलम के किनारे ही आपको दिखाई देगा। तो बूलर लेक में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद अगर रावी नदी की बात करें भाई, देखिए रावी नदी का जो ओरिजिन है ये होता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग पास, और ये पास मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। देखिए बारालाचा पास भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और रोहतांग दर्रा भी कहां पर मिलेगा आपको भाई, हिमाचल प्रदेश। यहां से निकलती है रोहतांग पास से, कौन सी, यही नदी रोहतांग पास से निकलती है, और निकलने के बाद किस में आके मिल जाती है, चिनाव में आकर के मिल जाती है। तो इसका मतलब ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रावी भी ट्रिब्यूटरी हो गई किसकी, चिनाव की, ठीक है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलेगी। देखिए रावी की अगर आप लोग बात करें तो इस रावी नदी पर दो परियोजनाएं आपको मिलेंगी, एक का नाम है चमेरा परियोजना और दूसरी का नाम है थीन परियोजना। तो इस नदी पर दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, चमेरा हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा प्रोजेक्ट है थीन। देखिए थीन परियोजना को रंजीत सागर के नाम से भी जाना जाता है, रंजीत सागर। ये हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब तीनों राज्यों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कौन सा, रंजीत सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये परियोजना किस नदी पर हो गई भाई, रावी नदी पर हो गई। अब रावी के बाद हम लोग जरा बात करते हैं, सबसे पहले एक नदी तो ब्यास हो गई, ब्यास बच गई है हमारा, और ब्यास के साथ साथ कौन सा बचा है, सतलुज बचा है। तो पहले सतलुज की बात कर लेते हैं जरा, सतलुज नदी, ठीक है। देखिए सतलुज नदी का जो ओरिजिन है ये इंडिया से नहीं होता, ये भी सतलुज नदी का ओरिजिन इस तिब्बत के पास से ही होता है। और तिब्बत के पास में एक जगह है राकसताल। कौन सी जगह है, एक राकसताल नाम का पैलेस है, राकसताल। ये राकसताल तिब्बत में ही मानसरोवर लेक के किनारे, आप पास में आपको, किनारे नहीं सॉरी, पास में आपको मिलेगा। और यहीं से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो देखिए तिब्बत से ही आती है कौन नदी, सतलुज नदी। मैं भी ले आया तिब्बत से ही, और किस में आके मिल जाती है, यही मिल जाती है किस में आकर के, चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन नदी हो गई भाई, सतलुज नदी। सतलुज नदी है। तो सतलुज का ओरिजिन हमको मिल गया कहां से, राकसताल से निकल रही है। राकसताल तिब्बत से ओरिजिन होगा इसका। देखिए सतलुज नदी पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं, और जब सतलुज नदी इंडिया में एंटर करेगी तो एक दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। मान लीजिए एक पास है, और इस पास को हम लोग बोलते हैं सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज नदी एंटर इन इंडिया, वही शिपकीला पास, यानी कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए सब किससे, सिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, एंट्री करती है। और ये पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। यानी कि सतलुज नदी सबसे पहले किस राज्य में एंट्री करती है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो सतलुज नदी पर भी कुछ डैम्स, कुछ परियोजनाएं बनाई गई होंगी। तो सतलुज नदी पर बनने वाली परियोजनाओं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो फेमस परियोजना मिलेंगी आपको, ठीक है। किस पर, सतलुज नदी पर। एक है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग, ठीक है, पहली कौन सी हो गई, आप सब लोगों ने भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। और दूसरी है नाथपा झाकरी परियोजना।
ये हिमाचल नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट कहां पर हो गए? सतलुज नदी पर। अभी ब्यास नदी की ओर बाकी बची हुई है। देखिए जो ब्यास रिवर है, जरा थोड़ी सी बात ब्यास नदी के बारे में भी कर लेते हैं। तो ब्यास नदी के बारे में यहां बात कर लेते हैं। छोटी सी रिवर है, ठीक है। देखिए व्यास का जो ओरिजिन है ये भी रोहतांग दर्रा ही है। कहां से निकलती है? रोहतांग पास से ही निकलती है। और ब्यास नदी निकलने के बाद, रोहतांग पास से निकलने के बाद किस में आके मिल जाती है? किस में आके मिल गई? सतलुज में ही आकर के मिल जाती है ब्यास नदी, ठीक है। तो देखो मैंने भी मिला दिया। ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम मिलेगा, फेमस डैम है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ये कौन सा डैम है भाई? पोंग डैम इन हिमाचल प्रदेश। अब दो बातें देखें, जहां पर व्यास और सतलुज का मिलन हुआ इस जगह को बोलते हैं हरिके। पंजाब में जगह है हरिके। और इसी हरिके नाम की जगह से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी हरिके नाम की जगह से भारत में एक नहर निकाली गई है, एक कैनाल निकाली गई है। क्या निकाली गई है? एक नहर को निकाला गया है। देखिए ये जो नहर है इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी कैनाल है। इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। 749 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये कैनाल आपको 3 राज्यों से होते फ्लो करती है। देखिए पंजाब से निकलती है, पंजाब से हरियाणा और राजस्थान तक जाती है। 3 राज्यों में मिलेगी कौन सी कैनाल? सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी कैनाल। और इसी हरिके नाम की जगह पर क्या है? यहीं पर बैराज बना दिया, एक क्या डैम बना दिया गया जो पंजाब में पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं इसी को? हरिके बैराज। तो ये सिंधु है, सिंधु ही कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी सिंधु के बारे में 2-3 कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग और बात कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूं। अब देखिए दूसरे प्रश्न यहां से क्या बन सकता है एग्जाम में। तो पहला प्रश्न तो बन सकता है कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो आपको पता है कहां से हो रहा है? बोकार्चू ग्लेशियर तिब्बत से। और सिंधु कहां की गिरती है? अरब सागर। अब देखिए इसमें एक बात नोट करेंगे तो आप पाओगे सिंधु रिवर में सिंधु की प्रश्न आता है कि मुख्य या सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपको दिख रहा होगा सिंधु से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट मिलन किसका हो रहा है? चिनाब का हो रहा है। बाकी सभी नदियां किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? किसकी? चिनाब की हैं। सभी क्या करती है? चिनाब में आकर मिलती हैं। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का आप नाम बताएं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है भाई? सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? चिनाब। और चिनाब नदी किससे? 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा नाम की 2 छोटी नदियां आपस में मिलती हैं, तभी इसका नाम क्या होता है? चिनाब। और चिनाब नदी सिंधु में कहाँ मिलती है? तो मिठानकोट पाकिस्तान में। और बाकी फैक्चुअल बातें में हम लोग ऐड कर चुके हैं, कुछ डैम्स, कुछ प्रोजेक्ट जो भी बने हुए हैं सब ये हैं आपके सामने। और हरिके नाम की जगह से क्या भारत की क्या है? सबसे लंबी क्या है? कैनाल निकाला गया है, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं फिर। देखिए कई बार जब भी भारत और पाकिस्तान को मैं कुछ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं, किसी चीज़ को लेकर विवाद होता है, जैसे उरी अटैक हुआ,
तो उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में काफ़ी क्या रिश्तों में तलखी आई। तलखी आने के बाद बार बार डिमांड की जाती है सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाए, सिंधु वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सिंधु वाटर ट्रीटी, तो देखो जरा, तो इसको भी जरा आप लोग अलग से ऐड कर लें, कई बार न्यूज में आता है तो कई बार पूछ लेते हैं, मान ली एग्जाम में पूछ ही लेंगे क्या साहब, इंडस वाटर ट्रीटी ये कब बनी थी, 1960। तो वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ जिसको हम जानते हैं सिंधु जल समझौता, कई बार न्यूज में होता है। तो ये कब बना था, 1960। इसमें बस इतना था, देखिए रावी, ब्यास और सतलुज नदी का 80% पानी का यूज भारत करेगा और 20% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। बाकी 3 नदियों के पानी का 80% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा और 20% हम करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्षमता का जो 20% पानी है उसका भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, वो पानी कहाँ जाता है, पाकिस्तान। तो उसी को लेकर बार बार क्या होती है, बात की जाती रही है। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि इंडस वाटर ट्रीटी कब अस्तित्व में आती है, 1960। ठीक है, तो इतना भी अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को लेकर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा नदी को अगर हम लोग पढ़ने से पहले, गंगा रिवर तो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन, गंगा। तो गंगा के बारे में पहले कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल बातें क्या क्या करते हैं जरा देखते हैं गंगा के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, गंगा नदी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अभी बाद में आते हैं गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, कहां से होता है। लगभग 2525 किलोमीटर क्या है, इस नदी की लंबाई है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ये जो सिस्टम है भारत का क्या है, सबसे लंबा ड्रेनेज पैटर्न है। कौन सा, गंगा। अब देखिए गंगा के अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले इसका ओरिजिन किस राज्य से होता है भाई, उत्तराखंड से होता है। कहां से होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये नदी निकलने के बाद कहां पहुंचती है, यूपी में आती है। ठीक है, यूपी के बाद ये आती है बिहार, और बिहार के बाद सबसे आखिर में कहां पहुंचती है, वेस्ट बंगाल। कहां पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। अगर बात उत्तराखंड की कर लें तो लगभग 110 किलोमीटर ये कहां पे फ्लो करती है, उत्तराखंड में। दूसरी अगर बात करें यूपी की तो देखो यूपी में इस नदी का जो फ्लो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, वो होता है आपका 1140 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो बिहार में लगभग क्या होता है, इस रीजन की अगर हम लोग बात करें तो 445 किलोमीटर कहाँ फ्लो करती है, बिहार में। और फिर कहाँ बचा, वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर। देखिए जो गंगा नदी है, दूसरी अगर इसके बारे में बात करना चाहें, इस नदी के बारे में, साल 2008 में इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, तो नेशनल रिवर स्टेटस कब मिला इसको, ये क्या है, ये एक हमारी नेशनल रिवर स्टेटस दिया जा चुका है। ये क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, कौन, ये। और इसी के साथ साथ गंगा के साथ साथ देखिए यमुना, इन दोनों ही नदियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में जीवित मानव का दर्जा दिया गया, लिविंग ह्यूमन स्टेटस। ठीक है, 2017 में दिया गया
उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के पास होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स आपके पास हैं, वही राइट किसके पास होंगे, इन नदियों के पास होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, गंगा के बारे में कुछ थोड़ी सी हम लोगों ने क्या बात कर ली, फैक्चुअल बात कर ली। अब जरा समझते हैं गंगा का मतलब क्या है। ठीक है, गंगा का मतलब क्या है, तो देखिए दो जगहों की मैं आपसे बात करूंगा। इस तरफ आते हैं, सबसे पहली जगह है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा किसका, गंगोत्री। कहां पर है, उत्तराखंड। और इसी उत्तराखंड में एक दूसरी जगह है, इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, ये दोनों ही जगह उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और देखिए इसी गंगोत्री नाम की जगह से एक छोटी नदी का ओरिजिन होता है, मैंने भी करा दिया ओरिजिन। और एक बड़ी नदी, एक छोटी नदी का ओरिजिन होता है यहां से, सतोपंथ ग्लेशियर से, और दोनों आपस में मिल जाती हैं। और मिलने के बाद अभी मैंने केवल इनका मिलन कराया है, एक ब्रांच बनी, तो मिलन इनका हो गया इस जगह पर। तो दो नदियां आ गई, ठीक है। नामकरण कर ले दोनों का। देखिए जो पहली वाली नदी है, इस नदी को हम बोलेंगे भागीरथी। ये कौन है, भागीरथी। यानी कि भागीरथी का ओरिजिन कहां से हुआ, गंगोत्री से। दूसरी वाली की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा। और भागीरथी नाम की दो नदियां आई और दोनों मिली, मिलन इनका कहां पे हो गया, तो इनका हम मिलन कराए, कहां पर होगा, देवप्रयाग। इस जगह को क्या बोलेंगे, देवप्रयाग नाम की जगह पर दोनों नदियों का क्या होता है, आपस में मिलन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए इस अलकनंदा नाम की नदी में एक छोटी नदी, इसके क्या है, बाएं तट से लेफ्ट साइड से आकर के और मिल जाती है। ये देखिए मिला दिया मैंने इसको। तो ये जो नदी है जो इसमें आकर मिली अलकनंदा में, यानी कि किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये हो गई अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी। और इस नदी का नाम की अगर बात करें तो इस नदी का नाम है, क्या नाम है, पिंडार नदी। ये कौन सी नदी है, ये हो गई पिंडार नदी। और पिंडार नदी का जहां पर मिलन हुआ, इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कौन सी जगह हो गई, कर्णप्रयाग। इसी में कर्णप्रयाग से पहले इसी अलकनंदा में, अलकनंदा के दाएं तट से आकर के एक और नदी इसमें आके मिल जाती है। ये देखिए, ये आकर के मिल गई। और ये जो नदी है जो इसमें आकर के मिली है, इसी नदी को हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी नदी। ये कौन नदी है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जहां पर आकर इस नदी से मिली, इस जगह की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कौन सी जगह हो गई, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग के बाद आगे बात करें, इसी अलकनंदा में एक और नदी आकर के मिल जाती है, कहां से, बाएं तट से। ये देखिए आके मिली। तो बाएं तट से मिलने वाली इस नदी की अगर बात करें तो इस नदी को बोलते हैं धौली गंगा।
ये कौन सी है? धौली गंगा नाम की नदी। और धौली गंगा नदी जिस जगह पर आकर किससे मिली है? अलकनंदा से आके मिली। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। कौन जगह है ये? विष्णु प्रयाग। ठीक है, देखिए जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में देव प्रयाग में आकर मिलती हैं, तो मिलने के बाद ही इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ा इस नदी का नाम? गंगा। ठीक है, यानी गंगा क्या है? दो ट्रिब्यूटरीज के मिलने से बनी है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी के बारे में कुछ और बातें करें तो एक छोटी ट्रिब्यूटरी भागीरथी में भी आकर के मिल जाती है। यहां से आके मैंने इसको मिला दिया, ये देखिए। ठीक है, और ये जो मिली, इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है भील गंगा। क्या नाम है? भील गंगा। और देखो भील गंगा का जहां पे मिलन हुआ, ये जगह उत्तराखंड में ही आती है। इसका नाम टिहरी नाम का रहा है। कौन सा है? टिहरी। ठीक है, तो ये है गई गंगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जैसे मान लीजिए गंगा का ये है पार्ट 1, और इसी गंगा के किनारे पे आपको क्या मिलेंगे फिर बाद में? यहीं पे ऋषिकेश मिल जाएगा, यहीं पर क्या मिल जाएगा आपको? हरिद्वार मिलेगा। अब ये देव प्रयाग के बाद गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, और गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, आकर के क्या होगी? बंगाल की खाड़ी में क्या होगी? एंड होगी। और फिर इस गंगा में क्या होंगी? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इस गंगा में आकर, इस सहायक नदियाँ इस गंगा में आकर के क्या होंगी? मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलेंगी, उसकी हम लोग बात करेंगे पार्ट। इससे गंगा को पार्ट 2 में हम पढ़े, क्योंकि गंगा क्या है? मैंने अभी क्या बोला? भारत का सबसे लंबा क्या है? पैटर्न है, अपवाह तंत्र है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में हम लोगों ने पढ़ना पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो फिलहाल अभी गंगा का मतलब देखिए, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ आपको इसी मंदाकिनी तट पर दिखाई देंगे, और बद्रीनाथ कहाँ मिलेंगे आपको? अलकनंदा के तट पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग बात करें किसको? गंगा के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ से यानी कि देव प्रयाग से आगे की गंगा को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गंगा को हम लोग डिस्कस करेंगे 2nd पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को लोग गुड लक।